अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माज़ेब खालिद और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी मैक्स स्कॉलरशिप के हवाले से, जिसमें मैक्स स्कॉलरशिप का थोड़ा सा ओवरव्यू था और उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। आज मैं आपको जापानीज़ जो स्कॉलरशिप का इनका एक सिस्टम है उस हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह कौन सी टाइप्स हैं स्कॉलरशिप्स की और किस तरह आप जो है अप्रोच कर सकते हैं इन स्कॉलरशिप को टारगेट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई होप आपकी जो क्यूरीज हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएंगी। पहले मैंने आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी रिगार्डिंग चाइना की जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, तो ये भी तकरीबन उस जैसा ही है, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं। इसमें आगे जाके मैं आप लोगों को जो बहुत सारी चीज़ें जो स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते हैं वो भी बताऊंगा कि किस तरह आप यहाँ पे ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आप काम कर सकते हैं, क्योंकि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो तो अलाउ नहीं करती स्टडी वीज़ा पे कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो काम कर सकता है, बट जापानीज़ गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करती है, बट उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट आई होप कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें पता चल जाएंगी। स्कॉलरशिप जो कि जापानीज़ गवर्नमेंट ऑफ़र करती है उसे मैक्स स्कॉलरशिप कहते हैं, और ये तकरीबन मैक्स स्कॉलरशिप जो अभी उसकी करंटली डेडलाइन जो है वो 10 मई है। लाइक मास्टर और जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी 14 to 15 डेज़ जो हैं वो पेंडिंग है। लास्ट ईयर जो इनकी डेडलाइन थी वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई थी, स्टूडेंट्स को जब ज़्यादा टाइम मिल गया था, बट अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अभी 10 मई जो है इनकी डेडलाइन है। तो आप लोग अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें इसमें अप्लाई करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस स्कॉलरशिप के लिए आपको इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद आपने सिंपली डॉक्यूमेंट्स को फिल करना है और आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने एड्रेसेस पे भेजने हैं। उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो मैंने पहली वीडियो में डिस्कस की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह डॉक्यूमेंट्स जो है उनको फिल करना है और उसके बाद आपने उनको एम्बेसी तक उसको भेजना है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाते हैं टाइप्स पे कि कौन कौन सी जो हैं वो टाइप्स हैं, और उसके बाद कौन कौन से उनके स्टेटस क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दो स्टूडेंट्स हु विश टू स्टडी अब्रॉड आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन वन ऑफ टू वेज। आपने जो है वो दो में से एक जो वे है इनका मेथड है अप्लाई करने का उसको आपने अडॉप्ट करना है। एक एम्बेसी रिकमेंडेशन है और दूसरा यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन है। सेम एज चाइनीज़ गवर्नमेंट, उधर भी टाइप ए और टाइप बी थी। जिस तरह टाइप ए आप एम्बेसी के थ्रू यानी कि एचईसी के थ्रू आप लोग अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे भी एम्बेसी रिकमेंडेशन है, बट इसमें एचईसी इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्ट एम्बेसी जो है आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करती है और जो भी टेस्ट होते हैं वो सारे कंडक्ट होते हैं वहाँ पे। यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन का बिल्कुल सेम प्रोसीजर है कि आपने सुपरवाइज़र को अप्रोच करना है। वो आपको अगर एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट आपको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो वो आपको सपोर्ट करते हैं थ्रू आउट दी स्कॉलरशिप प्रोसेस, और वो भी आगे फिर आपको रिकमेंड कर देते हैं, जो स्कॉलरशिप अथॉरिटी को बता देते हैं कि जी ये स्टूडेंट्स जो हैं वो हमने फ़ाइनल किए हैं। तो ये दो तरीके हैं, तो आप लोग इस दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी इस डिटेल में आपको दे देता हूँ कि यहाँ पे देखें एम्बेसी रिकमेंडेशन, यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप लोग इसके जो है ना यहाँ पे सारे डिफरेंट लेवल्स जो हैं एजुकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे सारी क्यूरीज़ के आंसर दिए हुए हैं। तो हम लोग जो हैं वो रिसर्च स्टूडेंट्स यानी कि जो लोग मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, और ये हैं अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स, तो उनके लिए ये है। तो बाकी ये चीज़ें भी उन्होंने दी हुई हैं, तो हमने देखना है इन दो चीज़ों को। तो एम्बेसी रिकमेंडेशन यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मास्टर और पीएचडी के एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में भी रिसर्च स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेवल ऑफ स्टडीज़ ये ग्रेजुएट स्कूल लेवल है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, और ये अंडर ग्रेड का इन्होंने बताया हुआ है जिसमें ये भी इस कैटेगरी को भी इन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है।
ड्यूरेशन की बात करें तो एम्बेसी रिकमेंडेशन जो है वो इरेगुलर कोर्स जो है वो विद इन 2 years, रेगुलर कोर्स जो है स्टैंडर्ड स्कूल ईयर व्हेन नेसेसरी 6 months एजुकेशन विल बी एडेड। और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में जो है ड्यूरेशन डिपेंड ऑन ईच स्कूल कोटा 6 months अप टू स्टैंडर्ड स्कूल ईयर। तो ये इनकी ड्यूरेशंस हैं। एम्बेसी रिकमेंडेशन में जो अंडर ग्रेड की इन्होंने बताया हुआ है वो ये है कि 5 years इंक्लूडिंग जापानीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग। पाकिस्तान में वैसे तो बैचलर्स 4 years का होता है, और यहाँ पे इन्होंने 5 years का इसलिए बताया हुआ है क्योंकि 1 year जो है वो लैंग्वेज के लिए भी आपको देंगे, तो आप लोगों के टोटल 5 साल हो जाएंगे। और 7 years फॉर मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, वेटरनरी साइंस। और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन पे जो है 6 months अप टू स्टैंडर्ड स्कूल ईयर्स। नॉर्मली देयर इज़ नो प्रीलिमिनरी एजुकेशन। तो ये इन्होंने बताया जी इनकी ड्यूरेशन के हवाले से। प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग ऑफ जापानीज़, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जी 6 months ओनली दोज हु नीड दिस ट्रेनिंग, जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी वो 6 months जो हैं वो आपको ट्रेनिंग देंगे जापानीज़ की, जापानीज़ लैंग्वेज की। और 1 year टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ ओसाका यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को जो है 1 year ट्रेनिंग दी जाएगी। फील्ड ऑफ स्टडी मेजर इन फील्ड ऑफ स्पेशलिटी एट ए ग्रेजुएट स्कूल। यहाँ पे जो है वो आप डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो मेन चीज़ जिस पे मोस्टली स्टूडेंट्स का फोकस होता है वो होता है कि जी स्कॉलरशिप कितनी देते हैं, स्टाइपेंड कितना देते हैं। तो ये देते हैं जी, इनकी जो करेंसी है वो येन में होती है, तो 1,43,000 येन टू 1,45,000 येन्स पर मंथ ये देते हैं फॉर रिसर्च स्टूडेंट्स, यानी कि मास्टर्स और पीएचडी के। इसको पीकेआर में कन्वर्ट करके आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी है। और अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स को जो है वो 1,17,000 येन्स पर मंथ देते हैं। इसमें ट्यूशन फ़ी जो है वो आपकी एग्जेम्प्टेड है, मींस कि कोई आपकी ट्यूशन फ़ी नहीं होगी। ट्रैवल अलाउंस, ये चीज़ जो है यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में नहीं होता, कि ट्रैवल अलाउंस भी आपको देते हैं। अराउंड ट्रिप ट्रैवल होते हैं, आने जाने का जो है वो आपको टिकट के पैसे भी दे देते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये इनका ओवरऑल जितनी भी जापानीज़ स्कॉलरशिप्स का जो है वो एक प्रॉपरली इनका आउटलाइन ये है कि इन चीज़ों को ये फॉलो करते हैं। खासतौर पे मैक्स स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। नॉट ऑल यूनिवर्सिटीज मेंटेन देयर ओन रिकमेंडेशन कोटास, विद यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशंस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रिकमेंडेशन कोटा मेंटेन बाय द स्पेसिफिक स्कूल। देयर आर केसेस व्हेन एयरलाइन टिकट्स आर नॉट सप्लाइड। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के कोटे पे, रिकमेंडेशन कोटे पे। तो इन्होंने बताया हुआ है कि ऐसे भी केस हैं जहाँ पे टिकट्स नहीं दिए जाते। रिकमेंडेशंस फ्रॉम ऑफिशियल ओवरसीज रिकमेंडेड ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये रिकमेंडेशंस आपकी जो है वो होनी चाहिए ऑफिशियल ओवरसीज रिकमेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से। इसके बाद देखते हैं जी एलिजिबिलिटी, हम देखेंगे रिसर्च स्टूडेंट्स की और अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स की। तो जो है वो 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए और मस्ट हैव 16 ईयर एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अंडर ग्रेड के स्टूडेंट की जो है वो 25 ईयर्स के अंडर होना चाहिए, और यू मस्ट बी एटलीस्ट 17, आपकी मिनिमम 17 और मैक्सिमम 25 ईयर्स की जो है वो एज होनी चाहिए। और आपने 12 ईयर एजुकेशन मस्ट कंप्लीट किया होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड फॉर एम्बेसी रिकमेंडेशन, तो रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए जो एम्बेसी रिकमेंडेशन में जो एग्जामिनेशंस रिक्वायर्ड हैं वो जापानीज़ और इंग्लिश का है। और अंडर ग्रेड के लिए जो है वो जापानीज़ है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, और केमिस्ट्री, और बाकी ये सारे सब्जेक्ट्स बताए गए हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। देयर आर टू वेज टू अप्लाई फॉर जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, बाय अप्लाइंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम MEXT कहते हैं, विद रिकमेंडेशन फ्रॉम द जापानीज एम्बेसी और अदर जापानीज डिप्लोमेटिक मिशन इन योर कंट्री, और बाय अप्लाइंग टू द MEXT विद रिकमेंडेशन फ्रॉम ए जापानीज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ें बता दी हैं क्लियरली। एम्बेसी रिकमेंडेशन की बात करें तो इस स्कॉलरशिप में जो है वो आपको द स्कॉलरशिप रेसिपेंट्स आर रिक्रूटेड एंड इनिशियली स्क्रीन्ड बाय द जापानीज एम्बेसी, और उसके बाद जो है वो सम एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स आर मोर डिटेल्ड देन दोज लिस्टेड हेयर, सो प्लीज़ चेक विद द जापानीज एम्बेसी। जो जापानीज एम्बेसी, जिस तरह पाकिस्तान की वेबसाइट है एम्बेसी ऑफ जापान पाकिस्तान,
उनकी भी मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू करवा दूँगा, उस पे जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी एक दफ़ा देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, वो सारी चीज़ें भी हम देख लेते हैं। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह, क्योंकि इस स्कॉलरशिप में ना मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग अप्लाई करते हैं, इंडियंस भी करते हैं और बाकी जितने भी कंट्रीज़ उन लोग भी करते हैं, तो हर कंट्री ने जो अपनी एम्बेसी, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की हुई हैं। द टाइप एंड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन मे वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है। आपने चेक करना है अपनी जापानीज़ एम्बेसी जो कि आपके कंट्री में है। इन एडिशन ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड इंटरव्यूज़ विल बी कंडक्टेड बाय द जापानीज़ एम्बेसी, और जो भी इनका डिप्लोमेटिक मिशन है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यूज़ होंगे वो एम्बेसी में ही होंगे जब आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन का प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, बहुत ऑब्वियस है। University recommendation is a scheme in which Japanese universities recruit scholarship candidates based on their student exchange agreements with school overseas. रिक्रूट करते हैं जो स्कॉलरशिप के कैंडिडेट्स होते हैं, वो उनके कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं स्टूडेंट एक्सचेंज के। आफ्टर स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी रिकमेंड दैम टू द जापानीज मैक्स्ट को उनको ये रिकमेंड कर देते हैं as a potential candidate. Program offered within this scheme are research students, undergraduate students, Japanese and Japanese culture students, as well as College of Technology. तो इसमें ये होता है कि आप लोग को जो है वो यूनिवर्सिटी फाइनल करती है और वो जो है वो मैक्स्ट को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब यहाँ पे मैक्स्ट जो है, जिस तरह चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में CSE है, यहाँ पे मैक्स्ट है, तो इस तरह वो जिस तरह आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो एम्बेसी ट्रैक के थ्रू जब आप अप्लाई करते हैं CSE में, तो उसमें ये होता है कि जो HEC है वो आपके फाइनल करके कैंडिडेट्स वो एम्बेसी को दे देते हैं और एम्बेसी CSE को भेज देती है। इस तरह जब यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी CSE को भेज देती है। तो इस तरह यहाँ पे मैक्स्ट और मैक्स सारा इसी तरह प्रोसेस को देखता है कि वो एम्बेसी के स्टूडेंट्स को भी इंटरटेन कर देता है, और अगर आपने यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई किया तो वो उनको भी इंटरटेन करते हैं। मैक्स स्कॉलरशिप की जो रिकमेंडेड बाय यूनिवर्सिटी जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो मोस्टली जापान में आते हैं या तो सितंबर या अक्टूबर में, बट सम अराइव इन लेट मार्च और अर्ली अप्रैल। तो ये इनकी इनटेक के टाइम इन्होंने बताया हुआ है कि कब जो है वो स्टूडेंट्स आते हैं, तो सितंबर अक्टूबर में और मार्च अप्रैल में। फॉर यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन नॉट ऑल यूनिवर्सिटी इन जापान आर एबल टू रिकमेंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि जापान की हर यूनिवर्सिटी नहीं है जो आप लोगों को एंटरटेन करे, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ मीन्स के ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उनमें से हर एक यूनिवर्सिटी नहीं आपको रिकमेंड कर सकती। ओनली a selected number of universities approved by the MEXT can make recommendations to the MEXT, and only those universities that are judged to be outstanding and deserving of the scholarship can make recommendations to the MEXT। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो कि MEXT की जिनके साथ affiliated हैं, तो वो लोग जो है आपको रिकमेंड कर सकते हैं। Therefore, if you are interested for applying scholarship, तो आप लोगों को फर्स्ट जो है अपना स्कूल देखना चाहिए कि क्या वो मैक्स्ट के साथ उसकी जो भी एफिलिएशंस हैं, तो फिर आपने अप्लाई करना है। एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। In addition, the scholarship period and eligibility may vary depending on the type of recommendation framework a university has. So please check with the university you wish to enroll for the details। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है कि किस तरह आप जो है वो यूनिवर्सिटी को आपने फाइंड आउट करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह जो है वो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को अपनी पहले प्रॉपरली प्रोसेस को समझना है। मोस्टली मैं यही बार बार सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप कोई भी स्कॉलरशिप के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी मोटिवेशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मैंने आगे जाके क्या करना है। तो आपको पहले प्रोसेस की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इनका प्रोसेस क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका जो एक कुछ इन्होंने टेस्ट के जो सैम्पल्स हैं वो इन्होंने अपलोड किए हुए हैं मैक्स्ट के स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के हवाले से, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ एज ए सैम्पल ऑफ एग्ज़ाम क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के जो है इन्होंने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, तो आपने इनको देखना है। हम देख लेते हैं कि जी जापानीज़ एग्ज़ाम, इंग्लिश एग्ज़ाम, जापानीज़ एग्ज़ाम के आंसर्स और उनके इंग्लिश एग्ज़ाम के जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने अपलोड किए हुए हैं। हम देख लेते हैं इंग्लिश एग्ज़ाम को।
तो ये इन्होंने यहाँ पे बट ये है 2019 का, क्योंकि ऐसा उन्होंने वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कोई ऐसा कोई चीज़ अपडेट नहीं की। तो आपको फिर भी आइडिया हो जाएगा। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस रिसर्च स्टूडेंट्स, जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरह के होंगे, 60 मिनट्स होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, इनको आपने देख लेना है। उसके बाद तो इस तरह जो है वो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपने जो है वो उनको फिल करना है। इनके आंसर्स भी जो है वो इन्होंने साथ दिए हुए हैं, तो आप इनके आंसर्स भी देख सकते हैं। ये इन्होंने साथ उसकी की भी शेयर की हुई है, तो आप एटलीस्ट एक दफ़ा सॉल्व करके आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह इनके जो एग्ज़ाम होते हैं और किस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक आप लोगों के लिए ईजीनेस ही क्रिएट की हुई है कि आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि जी किस तरह का वो एग्ज़ाम लेंगे। जापानीज़ एग्ज़ाम भी देख लेते हैं कि वो किस तरह का है, ताकि तो ये जापानीज़ एग्ज़ाम है और ये 120 मिनट्स का है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली इनका एग्ज़ाम है। तो आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। आप लोगों यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेड के हैं जो उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी अपने यहाँ पे इन सारे एग्ज़ाम्स को देख सकते हैं। उनको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह के यहाँ पे आते हैं। ये 2018 के हैं, तो प्रीवियस जितने भी हैं वो यहाँ पे इन्होंने सारे मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं जॉब्स एंड कैरियर्स इन जापान। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जी हम अप्लाई करना चाहते हैं और हम साथ काम भी करना चाहते हैं। तो चाइना में तो ऐसा सच आप ड्यूरिंग स्टडी वीज़ा आप नहीं कर सकते किसी किस्म की जॉब। तो बट जापान में जो है वो आप लोगों को इस हवाले से थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। आप जॉब कर सकते हैं ऑन योर स्टडी वीज़ा। तो पार्ट टाइम जॉब का यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये सारे स्टूडेंट हैं, तो इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन की हुई हैं कि आपको किसी किस्म की कोई जो है कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जब आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वर्क करते हैं जापान में, तो आप लोगों को इन कंडीशंस को यू हैव टू कीप इट इन माइंड, ताकि आप लोगों को ना पनिश किया जाए और बाज़ दफ़ा मतलब कि वो एज ए इन पनिशमेंट रिपोर्ट भी कर देते हैं। Apply for permission to engage in activities other than permitted under the status of the residence previously granted at the nearest immigration service bureau। तो आप लोगों को जो है वो परमिशन जो है वो अप्लाई के लिए लेने के लिए आपने अप्लाई करना होगा। engage in activities other than permitted under the status of residence previously granted। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है वो वहाँ पे जो इमिग्रेशन ब्यूरोज़ हैं वहाँ पे आपको इस चीज़ की जो भी परमिशन है वो आपको दे दी जाएगी। द पार्ट टाइम वर्क डज़ नॉट अफेक्ट योर स्टडीज़, सबसे मेन चीज़, क्योंकि आप तो वहाँ पे गए हुए हैं पढ़ने। तो अगर आप पढ़ने गए हुए हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपने आउटपुट देनी है। तो अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई भी आपके उस पर इम्पेक्ट नहीं होना चाहिए। द अर्नड इनकम इज़ मेन टू सप्लीमेंट योर एकेडमिक कॉस्ट। आपको जितने भी मसले हैं, आपको जितने भी एक्सपेंसेस हैं वहाँ पे, उसमें ये इसका जो है वो ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए कि उसमें ही मैंने ये सारे इस चीज़ को यूज़ करने बजाय इसके कि आपने उसकी सेविंग करनी है या आप उसको बाहर भेजें। द पार्ट टाइम वर्क इंगेज्ड इन, मतलब कि ये कोई ऐसा एंटरटेनमेंट बिजनेस नहीं होना चाहिए। विद इन 28 आवर्स अ वीक आप लोग काम कर सकते हैं। द पार्ट टाइम वर्क इज़ डन वाइल यू रिटेन स्टूडेंट स्टेटस इन एन एजुकेशनल। आप ये पार्ट टाइम वर्क जो है वो कर सकते हैं, हो सकता है जब तक आप जो है वो स्टूडेंट स्टेटस आपका जो है वो वहाँ पे रिटेन रहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, की पॉइंट्स टू डिसाइड ऑन पार्ट टाइम वर्क। तो विल द जॉब हाइंडर टू योर स्टडीज़, वेजेस एंड पेमेंट मेथड कौन से होने चाहिए, इज़ द सेफ वर्क, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने देखने। टाइप्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स इन विच इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर एम्प्लॉयड, तो ये सारे इन्होंने रेस्टोरेंट बिजनेस में 35% स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने किए हुए काम। ऑर्ली वेज फॉर द पार्ट टाइम वर्क, तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी रिसर्च जो है इन्होंने यहाँ पे डाली हुई है, ताकि आप लोगों को हर किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो आपकी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंटर्नशिप्स की, कि आप लोग इंटर्नशिप भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब में और इंटर्नशिप में यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस भी बताया हुआ है कि पार्ट टाइम जॉब वो होती है जिसमें आपको पे किया जाता है, बट इंटर्नशिप ये होता है आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है। और सम टाइम अनपेड होती हैं और सम टाइम पेड भी होती हैं। तो आपने इंटर्नशिप यहाँ पे जाके फाइंड कैसे करनी है, तो इंटर्नशिप आपने जो यूनिवर्सिटी के सेंटर्स होते हैं वहाँ पे आपने जो भी जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वेबसाइट्स के थ्रू,
इंटर्नशिप एजेंट्स के थ्रू आपने अप्लाई जो है वो करना है। स्टेटस ऑफ रेजिडेंस फॉर स्टूडेंट इनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी आउटसाइड ऑफ जापान हु विश टू डू एन इंटर्नशिप इन जापान। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। आप इन लोगों इन चीज़ों को प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ स्कूल्स, जो कि मतलब कि कौन कौन सी टाइप्स हैं स्कूल्स की जापान में, उनकी जो एजुकेशन सिस्टम में। तो ये ग्रेजुएट स्कूल्स इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। एडिशनली देर आर आल्सो स्कूल्स दैट ऑफर फॉल एडमिशन इन सितंबर और अक्टूबर इन एडिशन टू स्प्रिंग एडमिशन इन अप्रैल। तो ये चीज़ें भी इन्होंने बताई हुई हैं। और यहाँ पे इन्होंने मोस्टली ये भी बताया हुआ है कि डिग्री प्रोग्राम्स जो जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ में वो मोस्टली कंडक्ट होते हैं जापानीज़ में, बट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि प्रोग्राम स्टार्ट कम्प्लीटली इन इंग्लिश, तो इंग्लिश टॉट भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ये सारी आपने इस एक दफ़ा इसको पढ़ लेनी है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जापानीज़ ग्रेजुएट स्कूल्स ये भी पढ़ लेनी है आपने। अब हम आते हैं डिग्री प्रोग्राम्स इन इंग्लिश। तो गाइडलाइंस फॉर रिक्वायर्ड इंग्लिश प्रोफिशेंसी, ये इन्होंने गाइडलाइंस भी बताई हुई हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं रिक्वायरमेंट्स का आप लोगों के पास। तो इन्होंने एक जनरली ये चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई हैं। यहाँ से आप डेट ऑन यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन इंग्लिश, ये चीज़ें आपने इसको डाउनलोड करके देख लेना है। एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है, कौन कौन सी आपको जो है वो चाहिए फॉर द सेकंड हाफ ऑफ डॉक्टरल प्रोग्राम। तो ये सारी इन्होंने डेफिनेशंस और ये जो भी हैं रिसर्च स्टूडेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं। रिसर्च प्रपोजल प्रिपरेशन, फाइंडिंग थीसिस एडवाइज़र, एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये आपने सारा इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। अब हम देखते हैं जी आपने स्कूल को किस तरह फाइंड आउट करना है कि कौन से स्कूल में आपने अप्लाई करना है। तो अब यहाँ से जो है वो सर्च फॉर स्कूल्स पे हम आ गए हैं। तो अब यहाँ पे आप आके प्रॉपरली यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को सर्च करना चाहता हूँ, तो ये तकरीबन जो है वो आपने यहाँ पे जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएंगे। तो ये देखें ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यहाँ पे आ गए हैं। ये यूनिवर्सिटी है ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ग्लोबिस यूनिवर्सिटी टोक्यो, ये यूनिवर्सिटी टोक्यो में सोफिया यूनिवर्सिटी टोक्यो। तो इस तरह आपने इन चीज़ों को भी ये चेक लगा देना कि मुझे जी साइंस और इनकी यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, कौन से शहर में होनी चाहिए, मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा होना चाहिए, जापानीज़ हो इंग्लिश हो। तो इस तरह से ये जो स्टूडेंट के सामने जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। और उसके बाद तो इस तरह जो है वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ फ़िल्टर होके आ जाएंगी जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आप लोगों को तकरीबन जो है वो सारा ये प्रोसेस जो है वो तकरीबन यूनिवर्सिटी ढूंढने का वो यहाँ से ही आपको सारी समझ आ जाएगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए सूटेबल है। और वो आपने यहाँ पे इनकी जितनी भी चीज़ें हैं कि वो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए, मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने पहले बता दिया है। एग्ज़ाम रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कि किस किस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम ज़रूरी है। तो ये प्री अराइवल एडमिशन ये भी जो है वो हो, वेब एप्लीकेशन की होनी चाहिए, ट्रांसफ़र सिस्टम उनका कौन सा है। तो ये यूनिवर्सिटी का जो इन्होंने एक प्रोसेस पूरा बताया हुआ है कि किस तरह आपने ढूंढना है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप यहाँ पे किसी किस्म का आपको कोई टाइम नहीं वेस्ट होगा। आपने सिंपली यहाँ पे आके अपने रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेक करनी है और आपको आपका जो डिज़ायर प्रोग्राम होगा वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जी नेक्स्ट स्कॉलरशिप फॉर 2025 एम्बेसी रिकमेंडेशन, क्योंकि अभी इनकी डेडलाइन जो है वो चल रही है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मैं एक प्रॉपरली ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। एप्लीकेशन फॉर रिसर्च स्टूडेंट्स एम्बेसी रिकमेंडेशन, तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि जी रिक्रूटमेंट्स फॉर दोज इन जापान इन 2025 अप्रैल और सितंबर अक्टूबर 2025 इज़ मेड बिटवीन अप्रैल एंड मई ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो फर्स्ट जो है वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट होगा मई और जुलाई में बाय एम्बेसीज। उसके बाद जो है वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस और स्पेसिफिक शेड्यूल डिफ़र अकॉर्डिंग टू द कंट्री ऑफ योर नेशनैलिटी। ये जो इनका अगला प्रोसेस है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्रीज़। तो इस तरह आपकी जो है वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली ऑब्वियसली कौन बता सकता है जी। आपने इन अपनी कंट्री के अगर जब एम्बेसी को कॉल करेंगे या इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो वो आपको ये डिटेल्स
बता देंगे। यहाँ पे इन्होंने लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स ऑफ जापानीज़ एम्बेसीज, ये आपने देख लेना, इसको मैं आगे जाके आपको बता दूंगा कि किस तरह आपने सर्च करना है। डॉक्यूमेंट फॉर एप्लीकेशन एम्बेसी रिकमेंडेशन, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि इन डॉक्यूमेंट्स को आपने आप लैपटॉप पे एडिट भी कर सकते हैं, या आप इसको मैनुअली इसके प्रिंट्स निकलवा के आपने इसको फिल कर देना है। तो ये दो तरीक़ेकार है। यहाँ पे एप्लीकेशन गाइडलाइन फॉर रिसर्च स्टूडेंट ये बताई गई है, ये एप्लीकेशन गाइडलाइन फॉर रिसर्च स्टूडेंट इन जापानीज़ ये बताई गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म, फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान दिया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ दिया गया है, और उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर सैम्पल, यानी कि रिकमेंडेशन लेटर तो वो होता है जो आपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी से अपने टीचर से लेना होता है। तो वो ये चीज़ें इन्होंने बता दी हैं बहुत ही क्लियरली। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जी इन फॉर्म्स को किस तरह आपने फिल करना है। तो अब हम जाएंगे अपनी कंट्री की जो हमारी एम्बेसी की वेबसाइट है। ये जितने भी वैसे डॉक्यूमेंट्स हैं इनको मैंने पहले एक दफ़ा एक्सप्लेन कर ली है पहली वीडियो में, तो आप उसको देख के इस यूनिवर्सिटी इस वीडियो को आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये वेबसाइट है जी एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुकी है, और ये सारी गाइडलाइंस जो हैं इन्हीं जो अभी हम देख रहे थे ये हमने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। डेडलाइन जो है वो 10 मई है। तो इन्होंने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, तो हम नहीं बता सकते कि आपके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को जो है वो सिर्फ ईमेल की जाएगी और कांटेक्ट किया जाएगा। कोई भी एनी क्यूरी मेड एज टू वाई सम वन हैज़ नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड, मतलब ये पूछना चाहते हैं कि मुझे आपने क्यों नहीं शॉर्ट लिस्ट किया, तो वो कोई भी आपको इसका जवाब नहीं देंगे। और ओनली कंप्लीट एप्लीकेशंस विल बी कंसिडर्ड, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन गिवन ऑर्डर शुड बी सबमिटेड बिफोर द डेडलाइन, आपको जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि वो उनकी एक जनरल वेबसाइट थी तो उस पर तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स थे, बट ये इनकी अपनी पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो जापान की वो आपको उनकी वेबसाइट पे ये जो है वो सारी डिटेल में मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, ये जिस तरह डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे आपने डाउनलोड कर लेने हैं। मार्कशीट फॉर्म हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गई, रिसर्च प्लान, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द लास्ट यूनिवर्सिटीज अटेंडेंट, ये हो गया। अटेस्टेशन बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इज़ मैंडेटरी इफ़ सिलेक्टेड, आपको जो है वो ये चीज़ें सारी पढ़ लेनी है, क्योंकि ये आपको समझ आ जाएंगी, बहुत क्लियरली हैं। और बाकी उसके बाद इन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। अटेस्टेड, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री ऑफ सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द लास्ट यूनिवर्सिटीज़। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से कि मेरे पास डिग्री अभी मेरे पास है नहीं, तो मुझे लिख दें कि मैं इस तरह जो है वो आपको हम डिग्री दे देंगे। तो वो एक होप सर्टिफिकेट के ऊपर एक 2-3 लाइंस लिखी जाती हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया जाता है कि ये स्टूडेंट जो है वो इनको हम डिग्री इस उसको देने के पाबंद हैं डेट को। और दूसरा ये कि एंड ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द लास्ट यूनिवर्सिटी अटेंडेड, आपकी जितने भी सेमेस्टर से उसकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को आपने एक दफ़ा क्लियरली पढ़ लेना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन और डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ यूनिवर्सिटी अटेंडेड, आपके पास जो है 1 कॉपी विद ओरिजिनल अटेस्टेशन, आपने इन डॉक्यूमेंट्स की जो है वो कॉपी ले लेनी है। एप्लीकेंट मस्ट सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू हिज हर एकेडमिक बैकग्राउंड। एप्लीकेंट हु हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ए सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम द अंडरग्रेड प्रोग्राम। एप्लीकेंट हु हैज़ डन ग्रेजुएट स्कूल डिग्री, तो वो अपनी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों की दिखाएगा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। एप्लीकेंट हु आर परस्यूइंग एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री, ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रोस्पेक्टिव ग्रेजुएशन फ्रॉम द, ये आपने दिखा देना है। एप्लीकेंट जो कि वो ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं तो ए सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड द सर्टिफिकेट ऑफ प्रोस्पेक्टिव ग्रेजुएशन फ्रॉम द डिग्री प्रोग्राम एट ग्रेजुएट स्कूल। रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं वो आपने कहाँ किन से लेने हैं, फ्रॉम द प्रेसिडेंट डीन और द एकेडमिक एडवाइज़र एट द करंट और लास्ट यूनिवर्सिटी। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस इफ़ एप्लीकेबल, तो ये आपने ऐड कर देना, जो आपका ओरिजिनल थीसिस है उसका एब्स्ट्रैक्ट आपने वहाँ पे ऐड करना है। रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द प्रेजेंट, रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर अगर आपके पास है तो वो भी आपने देना है। तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे इन्होंने एड्रेस भी दिया हुआ है कि आप लोगों ने
इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो बता रहा हूँ मैं आपको, आपने इनको डाउनलोड करना है, इनको फिल करना है। कंप्लीट जब हो जाएगा तो आपने उनको प्रॉपरली एक ऑर्डर में रखना है जो यहाँ पे बताया गया है। तो आप उसको फिर इन दोनों एड्रेसेस में कहीं भी भेज सकते हैं। जो इनकी एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो भी है वो आपकी अगर रेजिडेंस के जो भी करीब है आपने वहाँ पर भेजना है, और आपने उसके ऊपर जो एड्रेस है वो इस तरह आपने क्लियरली लिखना है। अब मैं आपको कुछ क्यूरीज हैं उनका जो है वो आंसर बता दूं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्यूरीज होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया गया कि हेल्थ सर्टिफिकेट इज़ नॉट नीडेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं है एप्लीकेशन सबमिट करने के दौरान तो कोई इशू नहीं है। प्लीज़ ओनली सबमिट द फॉर्म दैट आर स्टेटेड ऑन एम्बेसीज वेब पेज रिगार्डिंग द रिसर्च स्कॉलरशिप। आपको जो भी सजेस्ट किए गए हैं एम्बेसी की पेज पे, जैसे पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रिकमेंड किए गए हैं तो वही आपने भेजने हैं। द डॉक्यूमेंट शुड बी इन द सेम ऑर्डर, जिस तरह उन्होंने बताया गया कि इस ऑर्डर में रखने हैं तो आपने उस तरह ही रखने हैं। डॉक्यूमेंट का साइज़ A4 होना चाहिए। एप्लीकेशन जो है वो आप किसी भी पेन के साथ लिख भी सकते हैं या टाइप रिटन होना चाहिए। ऑल कॉपीज़ ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट डिग्री शुड बी अटेस्टेड बाय द रेलेवेंट यूनिवर्सिटी। आप जब भी कोई डिग्री लेते हैं तो आपका जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन होता है वो आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर प्रॉपरली स्टैंप लगाते हैं, तो आपने उनसे जो है वो प्रॉपरली वेरीफाई करवा के ही आपने आगे भेजना है। We will also accept documents that have been attested by HEC. It is not mandatory to contact any Japanese university or professor at this time. तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेसर को ढूंढें, क्योंकि एम्बेसी ट्रैक है तो एम्बेसी ट्रैक में ज़रूरत नहीं होती। वी विल ओनली बी कॉन्टेक्टिंग टू दोज कैंडिडेट्स जो कि शॉर्ट लिस्ट होंगे रिटन एग्ज़ाम में। अगर आपको कोई ईमेल या कॉल नहीं है तो इट मीन्स के आप लोग जो है वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई। द एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट्स कैन बी पोस्ट टू एनी कोरियर सर्विस। कोई भी आप ले सकते हैं, TCS हो गई या कोई भी जो फास्ट है, और आपके डॉक्यूमेंट सिक्योरली जो है वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे। अब आपने जो है वो इन सारी गाइडलाइंस को, फॉर्म, रिसर्च प्लान, मार्कशीट, फॉर्म जो है वो, ये पेपर सैंपल जो भी बताए गए हैं, ये आप लोगों ने प्रॉपरली इनको देखना है। ये जिस तरह हमने इससे पहले इसको डिस्कस किया था। उसके बाद ये जो है मार्कशीट, फॉर्म हो गया, एप्लीकेशन गाइडलाइंस होंगी, तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ही रेयर हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली आप लोगों को जो है वो मैंने यही बताना था कि आप लोगों ने इस जापान में अगर आप लोगों का प्लान है अप्लाई करने का तो आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो है वो एम्बेसी ट्रैक है, तो इसमें आप लोगों को किसी किस्म की एक्सेप्टेंस की भी ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्टली जो है वो आपने अप्लाई कर देना है। और वो जो जब आपकी स्क्रीनिंग करेंगे डिपार्टमेंट का, ये यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, तो वो ही जो है वो आगे जाके आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इनका एक प्रोसेस था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये इन डाउनलोड लिंक से आपने 5 सैम्पल पेपर्स देख लेने हैं, मार्कशीट, फॉर्म देख लेना है, रिसर्च प्लान आपने देखना है, एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये इनका प्रॉपर तरीका है। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि लाइफ इन जापान मींस के आपके वहाँ पे लिविंग कॉस्ट क्या है। तो ये इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई हैं। लिविंग कॉस्ट भी बताया हुआ है कि आपको आपको जो है वो इतनी जो है वो आपका अखराजात हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा इसको प्रॉपरली पढ़ लेना है। अब हम देख लेते हैं जी अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन में उन्होंने क्या लाइक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो स्टूडेंट्स की जो डोम्स हैं उसमें रेंट कम होता है। ओवरऑल एक्सपेंसेस कंपेयर टू अपार्टमेंट्स may come equipped with furniture, electrical appliances, due to limited number of rooms. So not all student can stay in dorm. Rules such as curfews and wake up times, shared kitchen, toilet and bathroom, apartments जो हैं वो
यहाँ पे बताया गया है कि फ्रीडम टू लिव अकॉर्डिंग टू योर ओन स्टाइल। तो स्टूडेंट्स बाज़ ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी की डोम में नहीं रहना चाहते, तो वो अपार्टमेंट ले लेते हैं। तो ये उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह आप ले सकते हैं। तो ये इन्होंने एवरेज जो मंथली आपने रेंट पे करने हैं वो भी इन्होंने बताया हुआ है। तो ये बहुत ही क्लियरली सारी इन्होंने चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। स्टूडेंट डॉर्मेट्री का जो है वो ये इन्होंने बताया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं। तो आप लोगों ने इनको एक दफ़ा प्रॉपरली पढ़ लेना ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो आई होप कि आप लोगों की काफ़ी सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के हवाले से, वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को क्लियरली बता दी है कि आप लोग किस तरह इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप की टाइप्स हैं और वो क्या प्रोसेस है। बाकी अकोमोडेशन जॉब के हवाले से A to Z मैंने सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की हैं। तो वीडियो बिल्कुल लंबा हो गया, लेकिन एक ही वीडियो में आप लोगों को काफ़ी सारी क्यूरीज जो हैं वो मैंने इसमें आपकी उनके जो आंसर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो वीडियो को अगर आपने एंजॉय किया तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ताकि अगर कोई भी एफ़र्ट्स हो रही हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। और मैंने अपने सोशल मीडिया के जो गेटवेज़ हैं वो मैंने लाइक फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया हुआ है वो सारे उसके लिंक दिए हुए हैं। तो आप लोग मुझे वहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं, जीमेल के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। तो आई होप कि एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद इस हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।